नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अब यूपी का रण बाकी बचे 3 चरणों का है। सबसे बड़ी लड़ाई पूर्वांचल में पैठ की है। योगी का दुर्ग और मोदी की कर्मभूमि भी इसी इलाके से सदती है। वोटिंग को लेकर सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे बेशक हैं, लेकिन उनकी जुबानी जंग ये बताने के लिए काफी है कि कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। कम से कम मोदी और अखिलेश की जुबानी जंग तो यही बता रही है। ऐसे में सवाल कि क्या 4 चरण में लग गया है जीत का चौका? ट्रिपल तलाक, हिजाब, विपक्ष हुआ साफ। आगे पूर्वांचल पथ कौन सी शपथ लेगा? काशी में किसका राज तिलक होगा? और घोर परिवारवादी को जवाब देंगे राष्ट्रवादी, जो बीजेपी की तरफ से एक मुद्दा उठाया जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखें। भारत माता की, भारत माता की। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जय जय श्री राम। यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो, आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो, आएंगे तो। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। बाराबंकी में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को घेरा है। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। गोंडा पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आंदोलन के दौरान किसानों की मौत को बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री पर समाजवादी पार्टी हमलावर नजर आई। क्या किसानों के परिवारों के प्रति इन्होंने शोक प्रकट किया कि जो लोगों ने 750 किसानों की जान ले ली हो, वो परिवार वालों का दुख कभी नहीं समझ सकते। चुनावी चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है, लेकिन इसका वोटर पर कितना असर होगा, इसके लिए इंतजार है 10 मार्च का। टीम न्यूज स्टेट। तो आखिर आगे के 3 चरण में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है और पूर्वांचल की लड़ाई क्या परिवारवाद, राष्ट्रवाद, इन तमाम मुद्दों पर लड़ी जाएगी? तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद अहमद जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। एनके सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि क्या पूर्वांचल की लड़ाई में परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और खास करके वो पूर्वांचल जहां पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी आता है, सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर आता है, क्या परिवारवाद के मुद्दे के सहारे बीजेपी इस लड़ाई में उतरेगी पूर्वांचल के? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि परिवारवाद को इतना बड़ा मुद्दा है कि उससे जो परसेप्शन है वो बदल जाएगा। परिवारवाद किसमें नहीं है, बीजेपी में भी है। राजनाथ सिंह का भी बेटा चुनाव लड़ रहा है, राजनाथ सिंह भी चुनाव लड़ते हैं। परिवारवाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको कि हम कहें कि वो अचानक इलेक्शन के पूरे टेम्पो को बदल देगा। हाँ, जहां तक आतंकवाद का है वो एक गहरा मुद्दा था, लेकिन आतंकवाद वाला मुद्दा जाहिर है मुस्लिम अपीसमेंट का जो ये आरोप लगता है, ये चस्पा होता है, ये चिपकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो 5 साल से चिपकता रहा है, इसके पहले भी चिपकता रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को वोट मिलते रहे, सरकार बनाते रहे। तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पे आके बेटर ये होता कि आप अपने कार्यों को गिनाते और आगे के कार्यों का वादा करते, वो ज्यादा अच्छा रहता बजाय इसके, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। ये हमेशा अखिलेश यादव या मुलायम सिंह की पार्टी को लेके अपराधीकरण, ये तो हमेशा स्टिग्मा लगा ही रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर बीजेपी से लोग हटके वोट देते हैं, जैसे 2012 में दिया, 2017 में नहीं दिया, तो देखना यह पड़ेगा कि क्या यह मुद्दा इस समय के चुनाव का है, जबकि 4 फेज होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लेट हो, ये पहले आप करते 5 साल करते रहे, उससे परसेप्शन बनता है। लेकिन अब इस समय अगर ये मुद्दे आप ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हल्के पड़ जाएंगे। आलोक अवस्थी, जो सबसे बड़ा जिक्र एनके सर की तरफ से किया जा रहा है कि आखिर ये मुद्दे पुराने हो गए हैं,
अब जब आप सत्ता में हैं, एक लंबे वक्त के बाद यूपी में आपको सत्ता मिली, तो उपलब्धियों का बड़ा जिक्र होता है, आरोपों की बजाय आप लोगों ने क्या किया ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। परिवारवाद, आतंकवाद, ये सारे मुद्दे पहले भी आप लोगों की तरफ से यूज किए गए हैं चुनाव में। देखिए, एनके सिंह साहब एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सम्मान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरी पार्टियों का नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएगी तो हमारे पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई कैसे पड़ेगी? क्या आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का नहीं था? आज 5 साल के अंदर एक भी आतंकवाद की घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होने पाई, क्या ये सरकार की उपलब्धि नहीं है? इसके पहले की सरकारों में आप देखिए बराबर बम फूटते थे और बम फोड़ने वालों के क्या कहते हैं मुकदमे वापस लेने के जो है लिए जाते थे। हाई कोर्ट अगर नहीं होता तो ले भी लिए गए थे। और वही ये बात बड़ी हम कहेंगे कि अगर हम डेवलपमेंट की बात भी करते हैं तो पहले इलाज के लिए गरीब आदमी का मकान, दुकान, जमीन सब दिख जाती थी। आज 5 लाख रुपए गरीब आपको मिलते हैं ना। पहले परिवारवादी लोग जो थे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घोर परिवारवादी जो है, गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, कहते थे चक्कर लगाते रहे, लेकिन गरीब चिंता खाली तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है ना। सपा बसपा और कांग्रेस नेता शासन में शोषण करते थे, वे अपने महल बनाते थे और भारतीय जनता पार्टी गरीबों के घर बनाती है। एक बड़ा अंतर हमने स्थापित किया है। वे अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हम दीपोत्सव और रंगोत्सव मनाते हैं जो जीवन से जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि वो सपा बसपा कांग्रेस सरकारें जाति पद इलाका देख करके नौकरी देती थी और हमने जो है ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से नौकरियां भी सरकारी दी हैं। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के समय पे भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया था। 4 भर्ती बोर्ड भंग किए गए थे और एक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करी। तो ये कितना बड़ा अंतर आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है। आज हर गरीब के घर पे रोटी है, उसके लिए अनाज जाता है, राशन है, गैस है, इलाज के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई है और कन्या के विवाह में 1 लाख रुपया है। आज बिजली का कनेक्शन फ्री में जाता है। पहले बिजली जाती नहीं थी गांवों के अंदर, हमने 100% गांवों में जो है बिजली भेजी है। ये हमारा विकास। ठीक है जावेद अहमद जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादियों की वजह से गरीबों का भला नहीं हो पाया। बीजेपी एक तरफ सरकार ने क्या किया जो आंकड़े हैं वो पेश करती है, दूसरी तरफ आप लोगों के जो मुद्दे हैं जिसपे परिवारवाद है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, इन मुद्दों को लेकर कंपेयर करती है कि देखिए इनके राज में ये हुआ करता था, हमारे राज में नहीं है। देखिए आयुष जी, कहने के लिए ये कुछ भी कहें, इनके यहाँ तो बड़ा जबरदस्त घमासान है परिवारवाद का। ये दूसरे के परिवारवाद पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन अपने परिवारवाद को बताते हैं कि जनता ने उनको निर्वाचित कर दिया है। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का परिवारवाद है। कितने नाम गिनाए जाएंगे, आशुतोष टंडन से लेके स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का परिवार हो, या राजनाथ सिंह जी का परिवार हो, या प्रेमलता कटियार का परिवार हो, या मुकुट बिहारी वर्मा का परिवार हो। इस तरीके से कितने नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन इनको अपना परिवारवाद दिखाई नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, जो आलोक जी अभी लगातार कह रहे थे, अगर आपके पास आंकड़े थे, आपने धरातल पर काम किया था, तो आप मुद्दों पर राजनीति करते और चुनावी जो जनता के जन कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर आप बहस करते। 2017 में जो आपने बातें की थी, आज उस पर आप कितने कदम चले हैं आप बता नहीं पा रहे हैं। आप हर चरण में भाटा पिटाते हैं अपने लिए कि मैं अकेले ध्रुवीकरण की उस राजनीति पर जाऊं जिससे जवाबदेही से बच जाऊं। आप महंगाई पर जवाब देने को तैयार नहीं, बेरोजगारी पर जवाब देने को तैयार नहीं, 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए उस पर जवाब देने को तैयार नहीं, पीपी कोरोना काल में, आपदा काल में कितने बड़े घोटाले हो गए उस पर जवाब देने को तैयार नहीं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन जिसको आप बड़ा अचीवमेंट मानते हैं अपना, उसमें आप आज तक ये आंकड़ा नहीं बता पाए कि दोबारा रिफिलिंग कितने कनेक्शन की हुई है। आप बार बार बात करते हो, आप बताओ कि बिजली कर्मचारियों का इतना बड़ा 2600 करोड़ रुपए का घोटाला आपने आप कर बैठे, उसका आज तक जवाब नहीं दे पाए। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन हृदय रोगियों के लिए नकली दवाएं खरीद ली मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा हम एसटीएफ जांच कराएंगे। एसटीएफ का गठन तो छोड़ दीजिए, जिस फर्म ने नकली दवाएं हृदय रोगियों के लिए आलोक जी, उसको आप आंकड़ों से उपलब्धि बता रहे थे, आंकड़ों से ही सवाल पूछ रहे हैं जावेद जी, बताइए। मंडल में कागजों पर देखिए जावेद जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, इन्होंने परिवारवाद की बात तो करी और हमारे माननीय साहब ने भी कही। मैं परिवारवाद पे थोड़ा सा व्याख्या कर जावेद जी सुन लेते हैं। जावेद जी आपके जवाब, आपके आरोपों का जवाब दे रहे हैं। ठीक है जावेद जी ठीक है जो आंकड़े आपने जिसको लेकर सवाल पूछा उसी का जवाब दे रहे हैं।
सुनिए। थोड़ा सा जब तक कांग्रेस में थे तब तक ठीक थे, पता नहीं क्या जावेद जी थोड़ी सी ताकत बचा लिए, 3 चरण अभी हैं। आलोक अवस्थी जी आपके आरोपों का जवाब दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, परिवारवाद की जो हम बात करते हैं ना, तो परिवारवाद शीर्ष से चलता है। आज एक परिवार की पार्टी शासन नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी के यहाँ। आज नरेंद्र मोदी के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा तो नरेंद्र मोदी जी के कोई परिवार से नहीं आएगा। आज पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके पहले राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे पार्टी के हमारे, तो उनके बाद उनका बेटा अध्यक्ष नहीं हुआ, उनके बाद अमित शाह अध्यक्ष हुए, अमित शाह के बाद उनका बेटा अध्यक्ष नहीं हुआ, नड्डा जी अध्यक्ष हुए, नड्डा जी के बाद उनका बेटा नहीं होगा, कोई और हमारा कार्यकर्ता वहां पे होगा। इसी तरीके से इनकी पार्टियों में अध्यक्ष पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का रहता है। और हम जहाँ तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं तो योगी जी के बाद योगी जी का बेटा नहीं होगा, कोई और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, मोदी जी के बाद कोई और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री होगा। इस तरह की भावना सही है। तो सोनिया गांधी होगी, उसके बाद राहुल गांधी होगी, पद किसी का नाम नहीं होगा, राहुल गांधी परिवार से ही आएगा। अखिलेश यादव की आप पहले मुलायम सिंह यादव वही अध्यक्ष थे, उनके बाद उनका बेटा अध्यक्ष का कोई परिवार से आएगा। तो परिवारवाद ये है कि हमारी पार्टी में सर्वोच्च पद सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी में कोई सर्वोच्च पद सुरक्षित नहीं है, ये सबसे बड़ा अंतर है। चलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जावेद जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है जावेद जी मैं लौटूंगा, ठीक है जावेद जी मैं लौटूंगा, ठीक है जावेद जी मैं लौटूंगा। आलोक जी ठीक है, ठीक है ठीक है कांग्रेस में रहते हुए ठीक है एनके सर, ठीक है। चांदनी चौक में टांगे वाला अपने घोड़े को हरा चश्मा लगाकर, अरे घोड़ा हमारा छूट गया है, भाग गया है। ठीक है एनके सर, जो बड़ा सवाल है, जिन मुद्दों का जिक्र इस चुनाव में अब किया जा रहा है, चाहे परिवारवाद की बात हो, बीजेपी आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी निशाना साधती रही। आपने कहा कि ये मुद्दे ऐसे हैं जो पुराने हो चुके हैं, लेकिन क्या सर ये मुद्दे बीजेपी के लिए और ऑल वेदर फ्रेंडली टाइप के नहीं है? किसी भी चुनाव में बीजेपी ये मुद्दा उठाती है और समाजवादी पार्टी के पास इसका एक तौर से कहा जाए कि मुखर जवाब कोई नहीं होता है। चाहे परिवारवाद का बीजेपी ने आरोप लगाया, आतंकवाद का बीजेपी ने आरोप लगाया, और हर चुनाव में बीजेपी इन्हीं मुद्दों को घुमा फिराकर समाजवादी पार्टी को घेरती है। भाषा की मर्यादा गिराते, इनकी तरीके से जावेद जी मर्यादित संस्कारों के साथ। ठीक है जावेद भाई सुन लेते हैं, जावेद भाई सुन लेते हैं। और ये बात सही है कि जब भी तुष्टीकरण की बात होगी तो अखिलेश कटघरे में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुलायम सिंह ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुरू किया था, पॉलिटिक्स का अपराधीकरण उनके एरा में हुआ था। अखिलेश की इमेज कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन अभी उनको चूंकि नए हैं पॉलिटिक्स में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन उनकी इमेज बेटर है। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, एक शब्द है, अगर मान लीजिए कि गैर कानूनी ढंग से उस परिवार को वो लाभ पहुंचा रहे सत्ता में बैठ के, तब तो ये गलत है। मान लीजिए एक परिवार है, नेहरू का परिवार है, अगर नेहरू के परिवार ने देश के लिए कुछ अच्छा किया है तो उसमें परिवारवाद का आरोप नहीं लगना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा ये हुआ कि अभी इस डिबेट में जैसे ही हमने कहा कि मेन मुद्दे पे आए तो बीजेपी के भी जो स्पोक्स पर्सन है वो भी आ गए और एसपी के भी आ गए। अच्छा होगा कि हम लोग विकास के जो पैरामीटर्स है उसके मुद्दों पे चर्चा करें। परिवारवाद तो 5 साल से आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह के यहाँ है, उनके परिवार के सभी लोग नेता है, मोदी जी के यहाँ कोई परिवार नहीं है, योगी का कोई परिवार ही नहीं है, लेकिन क्या ये मासेस में इस समय इतना घर करेगा, उसके दिमाग को बदलते वक्त के साथ मुद्दे कितने बदल पाए उत्तर प्रदेश की सियासत में, कि यक्ष प्रश्न आपकी तरफ से उठाया गया सर। इसका जवाब लेंगे जावेद जी से, और आलोक जी से हमारे साथ लगातार एक खास मेहमान बने हुए हैं। यूपी के चुनावी रण में 4 चरण खत्म हो चुके हैं। बाकी के जो 3 चरण हैं उसमें सबसे अहम हो जाता है पूर्वांचल का वो किला जहां से पीएम मोदी सांसद है, जहां से योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर है। और इस चरण में क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। अंशु अवस्थी जी भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। अंशु जी बहुत स्वागत है, आपका रुख करें। लेकिन उससे पहले आलोक जी, जो बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से आप पर लगाया गया कि ये परिवारवाद तो आप लोगों के यहाँ भी है, और खास करके जिक्र ये किया जा रहा है कि जैसे देखिए आज के चरण में लखनऊ की 2 सीटों पर आपके एक केंद्रीय मंत्री के परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। उचाहार से जो प्रत्याशी आपके हैं वो भी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। कई सारे इस तरह के नाम हैं जहां परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कई मुद्दों को लेकर हमलावर तो है ही, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि 5 सालों में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, कानून व्यवस्था मजबूत रही है, तो जो अहमदाबाद का बॉम्ब ब्लास्ट था वो किसकी सरकार में हुआ, वहां पर भी बीजेपी का शासन था, तो ये सारे सवाल भी आप लोगों की सरकार पर उठेंगे सर। यहाँ हुआ तो वहां नहीं हुआ, इससे कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
आप उत्तर प्रदेश का चैनल है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ पार्टी का, जो बात कह रहा हूँ डंके की चोट पे कहूंगा। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के आतंकवादियों के साथ खड़ी नहीं है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो है गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या और जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वहां पे उनके मुकदमे वापस ले लिए? वो इनको जवाब देना पड़ेगा। 14 मामले वापस लिए थे। क्या ये सही नहीं कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड है आतंकी मोहम्मद सैफ, उसके पिता शादाब अहमद का सपा में से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को अपने घर में बुला करके दावत नहीं दी थी? क्यों नहीं अखिलेश यादव खंडन करते हैं इन बात का, उसका जवाब देते हैं? अखिलेश यादव बताएं उन्होंने आतंकियों के ऊपर से केस क्यों वापस लिए थे? आखिर क्या कारण था कि अखिलेश यादव लगातार आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव जी ने 2012 के अपने घोषणा पत्र में आतंकियों पर से केस हटाने की बात नहीं कही थी? आप कहिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हमारे प्रवक्ता करेक्ट कर देंगे। एनके सिंह जावेद जी बहुत छोटा सा आपका करेक्शन इस पर, ठीक है। अंशु जी के पास फिर जाऊंगा मैं। जावेद भाई देखिए आयुष जी, आलोक जी जो कह रहे हैं इसको इनको अपने का भी संज्ञान लेना चाहिए। कभी कभी नहीं, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर उत्तर प्रदेश की बात होती है तो ये दूसरे राज्य पर उंगली उठाने का काम करते हैं। अरे अब सुन लीजिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ लगातार आयुष जी आपके चैनल पर 5 दिन से कि भारत की आत्मा को छलनी करने वाला पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर का और भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है? दुनिया को आतंक निर्यात करने वाली पाकिस्तानी एजेंसी ISI का भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार से क्या रिश्ता है? इस रिश्ते को साफ कर दो। अगर देशभक्ति जावेद जी ठीक है, जावेद जी ठीक है, यही सवाल उठाऊंगा, इसलिए उठाऊंगा। आप सत्ता में आएंगे दोबारा। ठीक है, अंशु अवस्थी जी का रुख करते हैं। अंशु अवस्थी जी, प्रधानमंत्री ने परिवारवाद का जिक्र किया। जब परिवारवाद का नाम आता है तो कांग्रेस पर बीजेपी बड़ा हमलावर हो जाती है। क्या पूर्वांचल की लड़ाई में परिवारवाद कांग्रेस के लिए भी मुद्दा होगा या परिवारवाद कांग्रेस के लिए भी दुखती नब्ज हो गई है? अंशु जी। आयुष जी देखिए, प्रधानमंत्री जी कौन सी बात कर रहे हैं कौन सी नहीं कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कांग्रेस को क्या बोल रहे हैं और सपा को क्या बोल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ये जरूर इंतजार है कि महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, बेरोजगारी चरम पर क्यों है, कोरोना काल में जो लोगों के रोजगार चले गए उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस सरकार में जो पेट्रोल पर हम एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे लेते थे वो भाजपा सरकार में बढ़कर 32 रुपए 70 पैसे हो गई। तो जो 28 रुपए लूट रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद, वो पैसा कहां जा रहा है? लोगों के ये सवाल है। प्रधानमंत्री जी किसी के बारे में भी भाषण करें, लफाजी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में लोगों की आय घटकर आधी रह गई। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कहते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पद खाली पड़े हैं। आप क्यों नहीं उसकी बात करते? किसानों की जो जान गई उनको मुआवजा क्यों नहीं देते? कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन और बेड क्यों नहीं मिला? ये मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के। हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, आप किस पर डिबेट करा रहे हैं, ये आपका पक्ष है आयुष भाई। हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के शानदार घोषणा पत्र के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, कांग्रेस की सरकार बनने पर हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को स्मार्टफोन स्कूटी देंगे, सरकारी बस में मुफ्त यात्रा, 2 रुपए किलो गोबर खरीद कर हम पशुपालन बढ़ाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से लफाजी नहीं करते कि आज भी गन्ना किसानों का 7,000 करोड़ रुपया बकाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये बताएं कि डबल इंजन की सरकार में लोगों की आय घटकर आधी कैसे रही। चलिए ठीक है आलोक जी, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन एनके सर लगातार बने हुए हैं। ठीक है अंशु भाई, ठीक है, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। कांग्रेस की जब सरकार थी तो आप लोग एक गाना खूब बजाते थे कि सैया तो बहुते कमात है लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। लेकिन इस समय उस गाने में थोड़ा सा करेक्शन है। सैया की जो आय थी वो आधी हो गई और महंगाई महा महंगाई बन गई, महा डायन। चलिए ठीक है एनके सर, ठीक है अंशु जी ठीक है, अंशु भाई ठीक है, उस पर जवाब लेंगे आलोक अवस्थी से। ठीक है, लेकिन एनके सर क्या इस चुनाव में एक सबसे बड़ा पहलू जो वो देखा जा रहा है कि घोषणा पत्र के जो वायदे थे वो किनारे हो गए हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हमला किया जा रहा है, बुनियादी मुद्दे भी, क्या उस पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है क्या? डिस्कोर्स तो बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपीजमेंट हुआ था,
अपीजमेंट हुआ था और इसका जवाब अखिलेश यादव की पार्टी नहीं दे सकती, अखिलेश नहीं दे सकते कि उन आतंकवादियों को क्यों छोड़ा, और ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन जब ये सत्ता पक्ष का व्यक्ति उठाता है ये मुद्दा, तो क्या उसके पास अपना कुछ नहीं है कहने को? अखिलेश यादव ने क्या किया, वो तो सत्ता में नहीं है ना इस समय। इस समय आपने 5 साल काम किया है, तो ये बात बिल्कुल सही है जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं, ये कि इसका जवाब दे। इसका जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है, क्योंकि वो काउंटर जवाब देंगे। वो फिर कहेंगे बिरयानी क्यों खाया था, वो कहेंगे कि अजहर मसूद को क्यों छोड़ा, वो सब कहेंगे, लेकिन इसका जवाब नहीं है। एक जमाने में ये अपीजमेंट होता था, लेकिन जैसे ही बीजेपी को क्रेडिट जाता है कि जो हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, उसकी वजह से अब कभी अखिलेश की, किसी कांग्रेस की या किसी भी एसपी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह का अपीजमेंट दोबारा करे। लेकिन इसके काउंटर में बीजेपी अगर हिंदू कंसोलिडेशन के लिए बार बार यही कहेगी और विकास के मुद्दों को नहीं लाएगी, तो वो कास्ट में चले जाएंगे। ये खतरा बीजेपी के लिए है, क्योंकि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो एक बार आ चुका है। बार बार अगर आप उसको चाहेंगे कि उस कंसोलिडेशन को ले आए अयोध्या में दिए जला के, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और ये फेज आ गया है। आपको इससे बचना चाहिए। एक्सेसिव हिंदुत्व कंसोलिडेशन के पॉइंटर्स लाके अगर आप चाहें कि इस पे गवर्नेंस ले ले, तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि खतरा ये है कि एग्रेसिव हिंदुत्व से वो वापस कास्ट में चला जाता है। ये हिंदुत्व की अपनी सीमा है। हाँ। इसको बीजेपी को समझना होगा। आलोक अवस्थी जी, क्या जो 8 साल पहले 2014 में बीजेपी की तरफ से यूपी में मुद्दे उठाए गए थे, वही मुद्दे एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को टैकल करने के लिए बीजेपी इस रण में उठा रही है? आलोक, अंशु अवस्थी जी के कुछ अपने सवाल हैं, जावेद अहमद जी के कुछ अपने सवाल हैं कि सरकार की उपलब्धियां क्या रही, नाकामियां क्या रही? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। एनके सिंह साहब ने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के पास जवाब नहीं है। हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी, कांग्रेस सरकार में जो 400 सिलेंडर था, वही कांग्रेस का पता नहीं है। मैंने आपको रोका नहीं है। सुन लेते हैं 50 रुपए लीटर बारी बारी से बोलिए, एक ही करके बोलेंगे। आपको चुनाव के बाद पेट्रोल 150 में क्यों होने वाला, इसका जवाब दो आलोक अवस्थी। जो रेल यात्रियों का भाड़ा 32 पैसे किलोमीटर था, वो 1 रुपए 10 पैसे क्यों हो गया, जवाब दो आलोक अवस्थी। आपने क्यों उत्तर प्रदेश के लोगों की बारी बारी से बोले? अंशु भाई सुन लेते हैं, अंशु भाई सुन लेते हैं, अंशु भाई सुन लेते हैं, अंशु भाई सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे सुनेंगे तब तो जवाब देंगे वो, अरे सुनेंगे तब तो जवाब देंगे। अगर आप बोलते रहेंगे तो जवाब कहां से मिलेगा? अंशु जी, अंशु जी, अंशु जी, अंशु जी, अगर बोलते रहेंगे तो जवाब कहां मिलेगा भाई? उत्तर प्रदेश के लोगों का सुनिए 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 तब तो सुनिए। अंशु जी सुन लेते हैं, अंशु जी सुन लेते हैं। नहीं है जूतों पर जीएसटी जो 1000 तक गरीब आदमी खरीदता था, तो आपने उस पर चिल्लाने लग गए हैं। मुझे मेरी बात कहने नहीं दे रहे। अंशु जी, अंशु जी सुन लेते हैं, अंशु जी सुन लेते हैं। बैंकॉक घूमता है, नेता का बैंकॉक घूमता है, कोरोना में क्वारंटाइन रहता है, प्रियंका वाड्रा 2-3 साल गायब रहती है, एकदम से आ जाती है। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। देखिए, मैं अपनी बात कहूंगा, सुन लिया आयुष जी, मेरी बात को सुन लेते हैं, अंशु जी अपने बारे में सवाल पूछा, सुनिए अंशु जी सवाल सुनिए। अरे अंशु जी, जो मुद्दे आपने उठाए उसी का जवाब ले लीजिए भाई, किसी और की नहीं है। अंशु जी, जो विधानसभा में घूम रहे हैं, इन पर नियंत्रण लगाने जा रही है। अंशु जी, अंशु जी, अंशु जी, अंशु जी, अंशु जी सुन लीजिए ना एक बार, अंशु जी सुन लीजिए ना। आप ही ने कहा कि बीजेपी जवाब दे, जवाब देने के लिए सुनना तो पड़ेगा। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करेंगे, और इन्हीं आतंक से और दंगाइयों की वजह से इस प्रदेश में पलायन होता था। आज पलायन को रोका है हमने, उद्योगों को आकर्षित किया है। अगर समाजवादी पार्टी फिर से आएगी तो अपराधियों की पोबारा होगी और आतंक का साम्राज्य होगा। तो इनको और बिजली खाली 5 दिन तक आएगी। पाकिस्तानी आईएसआई से आपका क्या रिश्ता है? मसूद अजहर से क्या रिश्ता है? तालिबानियों से पर्दे के पीछे बात कर रहे हो। पुलिस का कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश में कांवरियों में आज बम बोलेगा चलिए ठीक है, ठीक है। एनके सर, आखिरी सवाल आपसे। एनके सर, ठीक है, ठीक है। आप लोग ऐसे बहस में वक्त जाया कर रहे हैं, कहना पड़ेगा अंशु अवस्थी जी, आप लोग वक्त जाया कर रहे हैं, इससे आप लोग मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रहे हैं।
ठीक है एनके सर ठीक है एनके सर, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सरकार की योजनाओं से मुस्लिम महिलाओं को भी लाभ मिला है। सरकार की योजनाओं से बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ देने की कोशिश की गई है। ये लाभार्थियों का जो आंकड़ा सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा है, क्या ये वोट बैंक में भी तब्दील हो पाएगा या फिर आंकड़ों तक ही सीमित रह जाएंगे? दे रहे हैं, हर गरीब के लिए मकान दे रहे हैं। एनके सर, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल मैं भी इसी को लेके एक पहेली मेरे लिए हो गया है, और ये समाजशास्त्रीय क्वेश्चन है, ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है कि इतने, ये बात सही है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, ये बात सही है कि 35 किलो 2 रुपया मिल रहा है। हालांकि वो कांग्रेस की फूड सिक्योरिटी स्कीम जो आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो किया गया था, जो कानून बना था, ये उसके तहत है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कांग्रेस के जमाने में बना था। लेकिन मोदी ने उसको डिलीवर किया। 5 किलो अनाज लगातार आपको मिल रहा है, किसानों को 17 रुपया रोज मिल रहा है। 17 रुपया कम है, लेकिन उसके हाथ में आ रहा है। अब देखना यह है कि अगर इसी को हाईलाइट करते कि हम इसको बढ़ाएंगे, इसको बेटर करेंगे और श्रमिकों को रोजगार के लिए अपने स्कीम्स क्या है ये देते, तो मुझे लगता है ज्यादा वो अच्छा होता है। क्योंकि जो ये आप उठा रहे हैं, ये मार्कर्स जो आप कम्युनल उसके ला रहे हैं, अपीजमेंट के ला रहे हैं, ये तो ऑलरेडी 5 साल से चल रहा है और जनता का एक परसेप्शन बन गया है कि समाजवादी पार्टी कैसी है, कांग्रेस कैसी है, बीजेपी कैसी है। इस समय आपको उसकी बहबूदी के लिए अगर वो पॉइंटर्स लाते कि आपके 5 किलो अनाज से कितने लोगों का कल्याण हुआ और क्या जनता वाकई उससे कम मुतासिर है, वो कास्ट में क्यों जाना चाहेगी, ये अगर आप बताएं। क्योंकि ये बात सच है कि पहले की स्थिति आपकी नहीं है, 2017 की स्थिति नहीं है, लेकिन ये कितना कम हुई और क्यों कम हुई है, अगर बीजेपी इसको गहराई से सोचेगी तो वो पाएगी कि एक्सेसिव हिंदुत्व का डोज जो संक्षेप में कहिए। आज किसानों को हम सिंचाई के लिए हमने बिजली का बिल माफ किया है, हमने कहा आपकी मुफ्त सिंचाई के लिए हम वो देंगे। हमने ये भी कहा कि 12वीं पास छात्रा को हम स्कूटी देंगे, इंटर में एडमिशन लेने वाले को लैपटॉप और वो देंगे। हमारी सरकार हर हाथ को रोजगार देगी, हर घर में रोजगार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारी सरकार जो है बहुत शुक्रिया। कांग्रेस महंगाई का मुद्दा भी उठा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पूर्वांचल में अब चुनाव पहुंच रहा है, खाती राजनीति वहां की, अलग अलग मुद्दे हैं और इन मुद्दों में बीजेपी अपने मुद्दे उठाकर जनता के बीच पहुंच रही है। लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर रहती है। ये मुद्दे कितने चल पाएंगे, विपक्ष के जो अपने मुद्दे हैं उनका जादू कितना रहेगा और जनता अपने मुद्दे किस पार्टी में खोज पाती है, ये बड़ा सवाल है। सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, रैलियों में आरोप प्रत्यारोप सीएम योगी के साथ सभी दिग्गज चुनावी मैदान में है। लेकिन किसका पलड़ा भारी है, कौन जनता पर अपनी छाप छोड़ेगा, फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जाते जाते इस रिपोर्ट के साथ। चौथे दौर की जंग में 9 जिलों की 59 सीटों पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। 5वें चरण की तैयारी में दिग्गज जुट गए हैं। देश की जनता पूछना चाहती उनसे, सपा का हाथ आखिर क्यों है सब आतंकवादियों के साथ, उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और भाइयों बहनों, क्या यह सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे। ताबड़तोड़ रैलियों के साथ सत्ता की जोरदार दम बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगा रही है। बुधवार को चौथे दौर की वोटिंग में 59 सीटों की बाजी में वोटर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोटिंग के बाद 231 सीटों पर सत्ता समर में उत्तर प्रदेश के वोटर्स ने अपना मैंडेट ईवीएम में बंद कर दिया। पहले फेज से लेकर चौथे फेज तक की 231 सीटों की बाजी में पिछली बार के गणित को देखें तो 2017 में बीजेपी को सभी 4 चरणों में बम्पर वोट मिले थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी, गठबंधन और बीएसपी का सोशल इंजीनियरिंग वाला दांव बीजेपी के लिए चुनौती है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 4 चरणों के चुनाव में हवा उसके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस, इन लोगों ने राजनीति की, लेकिन इनकी राजनीति का आधार जाति, मत और मजहब हुआ करता था। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न लोग करते थे। समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे।
पांचवें दौर की जंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बाराबंकी और कौशाम्बी में चुनाव सभा की, तो अमेठी के सियासी मंच पर योगी ने मलिक मोहम्मद जायसी का जिक्र किया। वहीं अमेठी में अपने प्रचार से पहले प्रियंका गांधी ने मरी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अमेठी के अपने चुनावी मंच से सीएम योगी ने मलिक मोहम्मद जायसी का जिक्र किया। योगी ने कहा कि जायसी की लाइन पर अगर मुस्लिम चले होते तो तस्वीर कुछ और होती, वोट बैंक न बनकर विकास का हिस्सा बनते। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, बिन गुरु पंथ न पाइए, भूले सोप जो भेंट, जोगी सिद्ध होई तब, जब गोरख सो भेंट। काश आजादी के बाद जायसी की इस बात को भारत के प्रत्येक मुस्लिम ने माना होता तो संभवतः वह न केवल संपन्न होता बल्कि किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से मुक्त भी रहता। वोट बैंक बनने की जो एक तमन्ना है वह उनकी प्रगति में बाधक रहा है। पांचवें दौर में काशी की लड़ाई बेहद अहम है। कुल 12 जिले हैं जिस पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी के साथ ही बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी टीम इस फेज में झोंक दी है। टीम न्यूज़ स्टेट।